हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत कीन्सियन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ट्रेड साइकिल्स की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, ट्रेड साइकिल्स को जन्म देने वाले कारणों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। ट्रेड साइकिल्स के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, तो हम इसमें कीन्स के विचारों की या कीन्स के दृष्टिकोण की विवेचना करेंगे। विद्यार्थियों, प्रोफेसर कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत उनके आय, रोजगार तथा उत्पादन विषयक सिद्धांत का ही अभिन्न अंग है। जे.एम. कीन्स ने अपनी जनरल थ्योरी में रोजगार और आमदनी के स्तर के निर्धारण की जो व्याख्या प्रस्तुत की थी, उसी में ही व्यापार चक्रों का हमें स्पष्टीकरण मिल जाता है। और क्योंकि कीन्स कहते हैं कि व्यापार चक्र आय, उत्पादन, रोजगार के स्तर में होने वाले आवर्ती उतार चढ़ाव यानी रिकरिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं। विद्यार्थियों, पिछले कई दशकों में कीन्स की जनरल थ्योरी व्यापार चक्र विश्लेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गई है। कीन्स की जो रचना है जनरल थ्योरी, वह व्यापार चक्र का कोई सिद्धांत तो प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन कीन्स के पुस्तक के 22वें अध्याय नोट्स ऑन द ट्रेड साइकिल्स में उनके रोजगार के सामान्य सिद्धांत और व्यापार चक्र के सिद्धांत की परंपरागत वस्तु सामग्री में एक कड़ी स्थापित की गई है। विद्यार्थियों, जब हमने कीन्स के आय रोजगार निर्धारण की व्याख्या की थी, तो हमने देखा था कि कीन्स के सिद्धांत में समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीन्स कहते हैं कि मंदी तथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है समस्त मांग का अभाव, और समस्त मांग को बढ़ाकर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर पुनरुत्थान किया जा सकता है। और हमने ये भी देखा कि जो समग्र मांग है वह उपभोग और विनियोग व्यय पर निर्भर करती है, यानी AD=C+I, यानी जो समग्र मांग है वह उपभोग व्यय और विनियोग व्यय का योग होती है। यहाँ पर C उपभोग है, I निवेश को सूचित करता है। तो विद्यार्थियों, या तो उपभोग व्यय को बढ़ाकर या निवेश व्यय को बढ़ाकर समग्र मांग को बढ़ाया जा सकता है। हमने कीन्स के सिद्धांत का जब अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि जो उपभोग फलन है वह अल्पकाल में स्थिर रहता है, इसलिए निवेश को बढ़ाकर ही पुनरुत्थान किया जा सकता है या समग्र मांग को बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत में निवेश की दर में उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापार चक्र निवेश की दर में उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। हालांकि कीन्स के सिद्धांत में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MEC, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, उसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि हमने गुणक सिद्धांत में भी देखा था कि गुणक की मात्रा MPC या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से निर्धारित होती है, और निवेश बढ़ने पर आमदनी गुणक के अनुपात में आगे बढ़ती है, यानी जितना अधिक गुणक होगा आमदनी उतनी अधिक मात्रा में, उतनी अधिक गुना बढ़ेगी। हम इस सब की
पहले विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ हम जब व्यापार चक्रों की बात कर रहे हैं तो कीन्स के सिद्धांत में निवेश की दर में उतार चढ़ाव व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण है। विद्यार्थियों, जो निवेश है वह निवेश की दर में जो उतार चढ़ाव है उस उतार चढ़ाव को लाने का जो प्रमुख कारण है वह है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी में होने वाले उतार चढ़ाव। हम मार्जिनल एफिशिएंसी के बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो निवेश पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता से ज़्यादा प्रभावित होता है। हालांकि ब्याज दर भी निवेश को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ व्यापार चक्रों के संदर्भ में निवेश के लिए जो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता है MEC है वह दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है पूंजी परिसंपत्तियों की पूर्ति कीमत। पूंजी परिसंपत्तियों की पूर्ति कीमत, जिसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्रियाशील करने के लिए, उनको लगाने के लिए उनकी क्या लागत है। दूसरी है उन प्रोजेक्ट्स पर प्रत्याशित लाभ की दर कितनी है। इन दो बातों पर जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है या कार्यकुशलता है वह निर्भर करती है। विद्यार्थियों, अल्पकाल में पूंजी पदार्थों की लागत या उनकी पूर्ति कीमत स्थिर होती है, इसलिए भविष्य में लाभ प्राप्त करने की प्रत्याशाएं एक्सपेक्टेशंस ही पूंजी की कार्यकुशलता को या MEC को निर्धारित करती हैं। और जो प्रत्याशाएं हैं वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों पर निर्भर करती हैं। इसलिए कीन्स के द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या में मनोवैज्ञानिक तत्व भी शामिल हैं। और जहाँ तक ब्याज दर की बात है, ब्याज दर में उतार चढ़ाव भी निवेश की दर में परिवर्तन लाते हैं, किंतु चक्रीय उच्चावचन के प्रमुख कारण के रूप में कीन्स ने पूंजी की सीमांत क्षमता को अधिक महत्व दिया है। विद्यार्थियों, आर्थिक विस्तार यानी इकोनॉमिक एक्सपेंशन की अवधि में जो MEC है वह अधिक होती है और MEC में ब्याज की दर की तुलना में अधिक वृद्धि होने पर निवेश की मात्रा बढ़ती है, जिससे आय और रोजगार में वृद्धि होती है और गुणक प्रभाव क्रियाशील होने के कारण आय में निवेश की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है और इससे विद्यार्थियों अर्थव्यवस्था में विस्तार का क्रम आरंभ हो जाता है। जब एक बार विस्तार का क्रम आरंभ हो जाता है तो व्यापारियों में, उद्यमियों में आशावादिता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में बढ़ते निवेश, आय तथा रोजगार में वृद्धि की संचयी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो अंततः अर्थव्यवस्था को तेजी या चोटी की अवस्था की ओर ले जाती है। विद्यार्थियों, ज्यों-ज्यों तेजी बढ़ती है, समृद्धि काल होता है, त्यों-त्यों MEC घटने लगती है, यानी समृद्धि के समीप पहुंचने पर MEC घटने लगती है। इसके दो कारण हैं, एक तो प्रोजेक्ट्स की संभावित प्रतिफल में गिरावट होती है और दूसरा प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ती है। विद्यार्थियों, जैसे जैसे पूंजीगत वस्तुओं का लगातार उत्पादन होता है वैसे वैसे उन पर जो चालू प्रतिफल है वह घटता जाता है और दूसरी तरफ माल तथा श्रम की कमियों के कारण और कई अड़चनों के कारण नई पूंजीगत
वस्तुओं की जो पूर्ति कीमत है वह या लागत है वह बढ़ती जाती है। और विद्यार्थियों, इसके साथ साथ उपभोग में भी उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती जिस अनुपात में आय बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं MEC 1 से कम होती है, जिसका परिणाम होता है कि तेजी काल की चरम सीमा पर अति उत्पादन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जब अति उत्पादन होता है तो इस स्थिति में कीमतें गिरने लगती हैं, इससे MEC में और अधिक कमी हो जाती है। जब कीमतें गिर रही होती हैं, MEC घट रही होती है, तो विद्यार्थियों जो उद्यमी हैं उनमें आशावादिता की जगह निराशावादिता हावी होने लगती है और MEC और अचानक एकदम गिर जाती है, जिससे निवेश में कमी होती है। जब विद्यार्थियों पूंजी की सीमांत क्षमता में गिरावट तेजी से होती है तो उस स्थिति में लोगों के तरलता अधिमान बढ़ जाते हैं, ब्याज दर भी बढ़ जाती है, उसका भी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इन परिस्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था में जो रिसेशन है, प्रतिसार है, उसकी स्थिति प्रारंभ हो जाती है। विद्यार्थियों, जो समृद्धि के चोटी की अवस्था के बाद पूंजी की सीमांत क्षमता गिरने और ब्याज दर बढ़ने से निवेश घटने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो गुणक है वह विपरीत दिशा में क्रियाशील होने लगता है। इसके फलस्वरूप आय और रोजगार में संचयी गिरावट आरंभ हो जाती है और मंदी शुरू हो जाती है। और ये स्थिति मंदी या संकुचन की स्थिति कब तक रहेगी, कितनी इसकी तीव्रता होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तेजी काल में उत्पादन किए गए माल का कितना स्टॉक बाकी है। तो विद्यार्थियों, मंदी का दौर प्रारंभ होने के बाद पुनरुत्थान के लिए ये आवश्यक है कि MEC में वृद्धि हो, पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो। विद्यार्थियों, MEC में गिरावट तो एकदम हो जाती है, परंतु पुनरुत्थान होने में समय लगता है और इसमें कितना समय लगेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्तमान पूंजी संपत्तियों की जीवन अवधि कितनी है, यानी उनकी पुनर्स्थापना कब की जानी है, और दूसरा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि माल के अतिरिक्त स्टॉक के समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो अर्थव्यवस्था में विद्यार्थियों जैसे ही नई पूंजी परिसंपत्तियों की मांग की जाने लगती है, पुराने स्टॉक खत्म होने लगते हैं, तो भविष्य के लिए आशाओं में, संभावनाओं में सुधार होने लगता है और मंदी काल में बेरोजगारी के कारण जो साधनों की कीमतें घटी हुई होती हैं, उसके कारण भी MEC में वृद्धि होने लगती है। तो इससे निवेश बढ़ने से मांग में पुनः वृद्धि होने लगती है, यानी MEC में वृद्धि और निवेश में वृद्धि होने लगती है और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका स्तर भी पुनः बढ़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है। विद्यार्थियों, निवेश बढ़ने से और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से कीमतें बढ़ने लगती है और जो तरलता अधिमान है वह घटता है, ब्याज दर में कमी होती है, अर्थव्यवस्था में आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है, आर्थिक क्रियाओं का स्तर ऊपर उठने लगता है और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से उबर कर समृद्धि काल की ओर तेजी के पथ पर आगे बढ़ने लगती है। तो कीन्स कहते हैं
कि मंदी की स्थिति से उबरने के लिए, मंदी को ठीक करने के लिए निवेश को बढ़ाया जाए, और यदि निजी निवेश नहीं बढ़े तो सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर उत्पत्ति तथा रोजगार को बढ़ाया जाए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कीन्स के सिद्धांत में, व्यापार चक्र के सिद्धांत में जो पूंजी की सीमांत क्षमता है उसमें होने वाले परिवर्तन ही प्रमुख रूप से व्यापार चक्रों के लिए जिम्मेदार हैं, और एमईसी में होने वाले परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था में विस्तार और संकुचन की स्थितियों को जन्म देते हैं। तो विस्तार के बाद संकुचन और संकुचन के बाद विस्तार का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। विद्यार्थियों, कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो मुख्य रूप से आय उत्पत्ति और रोजगार का सिद्धांत होने के कारण व्यापार चक्र का सिद्धांत ना होते हुए भी व्यापार चक्र के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनकी संतोषजनक व्याख्या करता है। और हमने यहाँ देखा कि पूंजी की सीमांत क्षमता या एमईसी में उतार चढ़ाव व्यापार चक्रों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी कीन्स के व्यापार चक्रों संबंधी विश्लेषण की अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि कीन्स ने प्रत्याशाओं पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, और कीन्स का जो सिद्धांत है वह एक कीन्स संपूर्ण सिद्धांत देने में विफल रहे हैं। उन्होंने व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों जैसे मंदी, टफ, रिकवरी, तेजी की अवस्था, इनके संबंध में कोई सुनिश्चित विवेचन या सुव्यवस्थित विवेचन नहीं किया है, और उन्होंने आर्थिक संकटों का एकमात्र कारण पूंजी की सीमांत क्षमता में गिरावट को बताया है। और पूंजी की सीमांत क्षमता अर्थशास्त्रियों के अनुसार बड़ी अस्पष्ट धारणा है, और पूंजी की सीमांत क्षमता में गिरावट ही आर्थिक संकटों की सही व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जो कीन्स का सिद्धांत है उसमें एक बड़ी त्रुटि ये है कि कीन्स के संपूर्ण सिद्धांत में गुणक का समावेश किया गया है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण देन है, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में त्वरक का समावेश, एक्सीलरेशन का समावेश नहीं किया है, और इसलिए उनका सिद्धांत एक पक्षीय बन गया है, और उनका सिद्धांत केवल गुणक के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। और जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, हिक्स हैं, हैंसन हैं, हेरोड है, सैमुअल्सन हैं, जैसे अर्थशास्त्री आर्थिक उतार चढ़ावों के लिए गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया को जिम्मेदार मानते हैं व्यापार चक्रों के लिए। एक बात और विद्यार्थियों, कीन्स ने बेरोजगारी या मंदी की स्थिति को ठीक करने के लिए केवल फिस्कल मेजर्स पर, सरकारी खर्च में वृद्धि पर ही ज़्यादा जोर दिया है, और जिसको अर्थशास्त्री स्वीकार भी करते हैं, लेकिन समग्र मांग को बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति के अलावा अन्य उपाय किए जाने भी जरूरी हैं, और जो कि काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करना, या निर्यात को बढ़ावा देना, या जो स्टॉक या शेयर बाजार में वृद्धि से लोगों की धन की वृद्धि होना, जिससे कि उपभोग बढ़ सकता है, निवेश बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजिकल प्रगति से निवेश बढ़ सकता है, निवेश के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, मुक्त व्यापार समझौते होना, उपभोक्ता वर्ग का विश्वास जीतना, ये सब कारण भी समग्र मांग को बढ़ा सकते हैं, काफ़ी महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार जो कीन्स का सिद्धांत है वह व्यापार चक्रों के बारे में काफ़ी स्पष्टीकरण देता है, लेकिन फिर भी आजकल व्यापार चक्रों के लिए त्वरक और गुणक के एक साथ प्रयोग
या उनकी परस्पर क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है व्यापार चक्रों के विश्लेषण में। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही काफ़ी है। हमने कीन्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत को देखा। आगे के वीडियोज में हम हिग्स और सैमुअल्सन के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।